नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको यूपीडब्ल्यूएससी लोअर पीसीएस में जो 10 नंबर की डीआई की जिसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे डीआई के, उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। और आपको इस प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास मानिए, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जो मैं डीआई आपको करा रहा हूँ, आपको ऐसी ही डीआई आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। बस डेटा चेंज हो सकता है, पैटर्न यही रहेगा, यही लेवल रहेगा। इससे ना ऊपर जाएगा ना इससे कम आएगा। कम आ सकता है बट इससे ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं आपको हर जगह से ढूंढ ढूंढ के बेस्ट डीआई कराता हूँ। इससे अच्छी डीआई पूछने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। आपको बस अपना आप डीआई के लिए बस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको जो डीआई की वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा बस उनको कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी कोई भी डीआई लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपके अदर सिलेबस है, जो भी प्रोग्रेसिव लोअर पीसीएस सिलेबस है, कंप्यूटर हो गया, यूपीजीके हो गई, पॉलिटी हो गई, ये सारे आप इन्वायरमेंट हो गया, ईवीएस हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ये सब आप अपना उस पर टाइम दीजिए, उनको रिवाइज़ कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिए। क्योंकि जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर, और आप उतना ही अच्छा अपना एग्ज़ाम कर पाएंगे। डीआई के लिए आप बस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, पूरा मेरे पर भरोसा कीजिए। मैं आपको एकदम सटीक अप्रोच बताऊंगा, वही अप्रोच बताऊंगा जो आप पेपर में लगाएंगे, ठीक है। उससे पहले आप मुझ क्यों विश्वास करें, मैं आपको बता सकता हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे आया हूँ और मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिल में था, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं एक महीने पहले कर लूँ, कुछ ऐसा मिल जाए कि बस मैं उतना कर लूँ। कौन इतनी डीआई लगाया, कौन इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, कुछ अच्छे से क्वेश्चन मिल जाए, मेरा रिवाइज हो जाए, बस। ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलती थी। तो मैंने सोच रखा था जब मैं प्रिपरेशन करता था कि एक बार मैं प्रिपरेशन फेज से बाहर निकल आऊँ तो मैं फिर ऐसी वीडियो बनाऊँगा, स्टूडेंट्स की मदद करूँगा, उनको रियल अप्रोच दूँगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिनमें टीचर्स ट्रिक्स से कराते थे, मैंने बहुत सारी ट्रिक्स रटी, लेकिन फिर भी जब भी मैं एग्ज़ाम में जाता था तो मैं वहाँ हमेशा बेसिक से ही करता था। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आपको बेसिक से ही करनी है, बेसिक ही करना है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हूँ। इसमें मेरे 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स में आए थे। यूपीएसआई मेरे 40 आउट ऑफ 40 आए थे। असिस्टेंट पोस्ट कार्ड में मार्क्स मुझे याद नहीं है, बस इतना पता है कि मेरा ये एग्ज़ाम मैंने निकाला था और मैं एसएसबी देने गया था, उसमें 5th डे में कॉन्फ्रेंस आउट। बाकी बहुत सारे वेरियस एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं सीट नहीं ख़राब करना चाहता। बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स देते हैं। मुझे इतना पता है कि मेरा लेवल एसएससी सीजीएल लेवल है, तो मैं उस लेवल के सारे एग्ज़ाम्स निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं क्यों उन एग्ज़ाम्स को निकालूं, क्यों किसी की एक सीट ख़राब करूं? क्योंकि जब भी किसी एक बच्चे का एक नंबर से एग्ज़ाम नहीं निकलता है ना, तो उसको कितना बुरा लगता है ये मुझे ही पता। जब मेरे एग्ज़ाम नहीं निकलते थे तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। इसलिए मैं औरों की तरह ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं 10 एग्ज़ाम दूँ और मैं 10 निकालूँ, 10 सीट ख़राब करूँ। इसलिए मैं हमेशा वही एग्ज़ाम देता हूँ जो मुझे जॉब करनी है। मैंने एसआई का एग्ज़ाम दिया क्योंकि मुझे एसआई की जॉब करनी है। बस उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों को कुछ दे पाऊँ, कुछ बेस्ट कर सकूँ आपके लिए, कुछ ऐसी चीज़ों पे काम कर सकूँ जो आपको मदद करें आपके सिलेक्शन लेने में। मैं आपको डीआई में बेसिक अप्रोच बताऊँगा, सिंपल, कोई रट्टा नहीं, सिर्फ समझना है आपको, और आपकी डीआई 10 आउट ऑफ 10 की हो जाएगी, इसकी गारंटी मेरी। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन देखें ऊपर देखें, एक बार लाइन जल्दी तेज़ दिखाना है, क्योंकि समय इतना पेपर में होता नहीं है। सीधे देखें, 3 छेद दे रखे, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, डिफेंस, हिंदी बोल सकते हैं, डिमांड, सेवाएं, रक्षा मंत्रालय, अच्छा। उसका ग्राफ देखें, ग्राफ का सीधे क्वेश्चन में है। सबसे पहले क्वेश्चन में, किस वर्ष में सभी क्षेत्रों में एक साथ सर्वाधिक निवेश हुआ है? कई बार क्या तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ कुछ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा कुछ और होता है। तो वो चीज़ हमें समझ में आएगी। ऑप्शन देखें, ऑप्शन में देखा है 2006, 2005, 2004, 2007, तो यानी कि साल में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, साल वाइज इसको ऐड करेंगे कि इस वजह सभी क्षेत्रों में एक साथ सर्वाधिक हुआ है, यानी साल वाइज। सबसे पहले 2006, तो 2006 में हम ये जो डेटा दे रखा है इसको ऐड करेंगे। इसको कैसे ऐड करेंगे? अगर ऑफलाइन पेपर है सीधे ग्राफ पे ऐड कर लो, ऑनलाइन पेपर है तो आपको सीट पर उतारना पड़ेगा। या अगर आपकी कैलकुलेशन और अच्छी है, मैं आपको वही कैलकुलेशन बताऊँगा जैसी मेरी है, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है 90% बच्चों की ऐसी ही कैलकुलेशन है। कोई 30 मार्क नहीं है। ये सब कहने की बातें होती हैं कि मैंने हवा में कर दिया, मैं 1 सेकंड में सब कुछ कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है।
एग्ज़ाम सबका निकलता है, बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कैलकुलेशन, हमारी स्पीड और अच्छी हो सके। बस सीधा हम इसको ऐड करेंगे 2 6 वाले डाटा को 8 7 15 3 18। आपको बिल्कुल ऐसे ही ऐड करना है जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ। 8 7 15 3 18 हंस लगी 1, 9 6 15 2 17 और 1 18 हंस लगी 1, और 7 3 10 और 1 11 और 1 12 हंस लगी 1, और 8 4 12 और 8 20 और 1 21 हंस लगी 2 2 और 1 3 2 5 512.88 करो 2005 में ऐड करेंगे ये वाला डेटा। 7 5 12 4 7 12 4 16 हंस लगी 1, 8 4 12 4 16 और 1 17 हंस लगी 1, पॉइंट लग जाएगा। 3 और 1 4 4 8 और 1 9 हंस लगी 1, हंस लगी 0, और 2 2 4 8 4 12 हंस लगी 1 2 3 और 1। इसका डेटा 429.76 हो गया। 2004 का डेटा देखेंगे ये वाला। 6 और 1 7, 7 4 11 5 16 हंस लगी 1, और 7 7 7 2 14 और 1 15 हंस लगी 1, और 4 2 6 8 6 14 4 2 6 8 6 14 और 1 15 हंस लगी 1 2 3 और 455। और लास्ट डेटा है 2007 का डेटा ये है। 6 2 12 7 19 हंस लगी 1, 6 4 10 17 और 1 18 हंस लगी 1, 7 5 12 और 1 13 हंस लगी 1, 8 और 1 9 और 1 10 हंस लगी 1 2 4 और 1 5। सबसे ज़्यादा डाटा 512 का आंसर हो गया हमारा 2006। इस 2006 में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है 512.88। आपका आंसर होगा, समझ गए ना आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी वर्षों में एक साथ रक्षा और विनिर्माण, रक्षा यानी कि डिफेंस और विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में निवेश लाभों में अंतर कीजिए। सभी वर्षों में एक साथ, यानी क्वेश्चन हमने सभी वर्षों में एक साथ, यानी कि ये जितना भी डेटा दिया है ये हम सीधे इसको ऐड करेंगे, इसमें जो डेटा दिया है सीधे इसको ऐड करेंगे, उनका सीधा डिफरेंस कर देंगे, कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक और तरीका दे सकता हूँ, आप यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, इससे इसको माइनस कर दीजिए, इसको इससे माइनस कर दीजिए, इसको इससे माइनस, बाद में ऐड कर दीजिए। लेकिन इसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप सीधे डेटा को ऐड कीजिए और सीधे माइनस कीजिए। सीधे सीधे कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पे मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग का करके दिखाता हूँ। 4 6 4 10 3 13 5 18 8 मसला 1 7 और 1 8 2 10 6 14 5 19 और 1 20 मसला 2 8 8 8 और 1 9 4 13 7 20 और 2 22 मसला 2 832 41 42 43 432.08। ये हो गया हमारा रक्षा का। अब मैं करता हूँ इसका, मैंने इसका ये सॉरी ये हो गया हमारा उसका, ये हमारा हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हिंदी में सब सुधार हो सकता है। अगला हम रक्षा का करते हैं। 6 4 10 17 4 21 6 27 मसला 2 6 4 10 16 8 24 7 31 32 33 मसला 3 पॉइंट आ गया। 9 7 16 3 19 3 22 7 29 और 3 32 मसला 3। 1 और 1 2 4 2 6 2 8 4 12 3 15 मसला 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, यानी 1152.37। सबसे ज़्यादा किसका? रक्षा का। कम विनिर्माण का किसमें किसे माइनस करेंगे? रक्षा में विनिर्माण को माइनस कर देंगे, तो कर देते हैं 432.08। सीधे ऐसे ही करना है आपको, कुछ भी कोई वहाँ पे आपको सीधे टिक ही तो मारना है। तो जैसी भी राइटिंग है कुछ भी जल्दी करो। 17 में से 8 जाएंगे 9, 3 3 में से 1 गया 2, 2 में 2 जाए 0, 5 में 3 जाएंगे 2 और 11 जाएंगे 720.29 में आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल आपको यही अप्रोच रखनी है कि इस वर्ष में सेवाओं के क्षेत्र में हुआ निवेश 5 वर्षों के कालखंड के दौरान सेवाओं के क्षेत्र में हुआ औसत निवेश के सन्निकट है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं कि इस वर्ष में सेवाओं के क्षेत्र में, ये सारी सेवाएं में हुआ निवेश 5 वर्षों के कालखंड, यानी 1 2 3 4 5। इसमें क्या करेंगे हम? सीधे इनको ऐड करेंगे और इसको परसेंटेज वाइज निकालेंगे, ईयर वाइज परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर ईयर वाइज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2004 में ही देख लेते हैं और इसको हम एक्सेक्ट निकालने की बजाय अप्रॉक्स कर लेते हैं। ये मान लो हमारा 250 है, ये हमारा मान लो 120 ही है, और ये हमारा मान लो 80 है। 120 80 कितना हो गया? 200, 2 2 450। ये 450 टोटल है, इंटू 100 कर देंगे और हमें निकालना है रक्षा का।
अब मैंने निकालना है कि निकालूँ दोनों। हाँ बच्चों, अब हम कुछ पढ़ेंगे किस वर्ष में सेवाओं के क्षेत्र में हुआ निवेश। सेवा मतलब सर्विसेज 5 वर्षों के कालखंड के दौरान हुआ। तो हमें इनका सीधा औसत निकालना। औसत हम कैसे निकालते हैं, हमें सेवाओं को औसत निकालना। औसत निकालने के लिए सीधे सीधे हमें पता है कि हमें जितना भी डेटा दिया है उसका हम योग कर दें और जितने नंबर ऑफ डेटा दिए हैं यानी कि कुल संख्या से डिवाइड कर दें, हमारा औसत आ जाएगा। तो हमें सेवाओं की बात करनी है। सेवा यानी कि सर्विसेज। सर्विसेज कौन सी है हमारी, ये है, ठीक है। हमें बस इनको ऐड करना है और 5 से डिवाइड कर देना है। ऐड कर लेते हैं 120.41। मैं एक बार लिख के करके दिखा देता हूँ आपको ऐड कैसे करते हैं। हाँ, बस हमें इतनी ही तेज़ तेज़ पेन चलाना है पेपर में अपना। 119 पॉइंट। और जब आप करेंगे तो आपको और तेज़ से चलाएंगे, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा बोलना पड़ रहा है इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। 7 और 8, 8 दूनी 16, 7, 23, 5, 28 में से लगी 2, 4 4 8, 4 4 9 8 17, 2 19, 6 25, 3 28 में से लगी 2, 7 और 1 8, 2 10, 5 15 और 9 24 में से लगी 2, और 8 और 1 9, 2 2 4 2 6, 9 6 15 में से लगी 1, 1 2 3 4 2 6 और 1 7, 754.88 और 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। 5 एकम 5, 5 25, 5 नेम 45, 5 सत्ते 35, 5 एक 150.97। ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है इसमें, यानी कि 2006 आंसर होगा। सन 2006 में सर्विसेज का अप्रॉक्सीमेटली यानी कि औसत जो है वो सन्निकट यानी कि अप्रॉक्स लगभग 87.98 के बराबर है। 121 बहुत कम हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अप्रॉक्स पूछा है तो इसलिए हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस में निवेश का शेयर उसी वर्ष सभी 3 क्षेत्रों में हुए निवेश की तुलना में न्यूनतम है, यानी उसी वर्ष। अब फिर हम ईयर वाइज आंसर देंगे। सबसे पहले हम 2006 का देखते हैं, इस वर्ष का। इसमें क्या है, 243 को हम अप्रॉक्स कर लेते हैं 250, 187 है, इसको हम कर लेते हैं लगभग, इसको हम 180 मान लेते हैं। 81 है तो इसको हम मान लेते हैं 80, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, 180 और 80 कितना हो गया, 260, लगभग 500, ये लगभग 500 हो गया। इसको हम लगभग 500 मान लेते हैं, हुआ 510 है बट 500 मान लेते हैं। इसमें से हम इसका पैसे निकालते हैं तो 250 बटे 500 इंटू 100, 25, यानी ये 50%। हमें ऐसे क्वेश्चन में हमें अप्रॉक्स करना है। हम एग्जैक्ट ऐड करेंगे हमें टाइम लगेगा, क्योंकि हमें ईयर वाइज कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं देना है। ईयर वाइज तो हम अगर अप्रॉक्सीमेटली भी निकालते हैं आंसर तो हमारा बिल्कुल आंसर सही निकलेगा। यही मैं आपको चीज़ सिखा रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं पेपर में, ये मैंने बहुत दिनों बाद चीज़ सीखी। हम क्या करते हैं पेपर में एग्जैक्ट डेटा ऐड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फंस जाते हैं कैलकुलेशन में। हमें देखना है कि हमें आंसर ऑप्शन किस तरीके के दिए हैं। क्या हम अप्रॉक्स लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे हमें सीधे ईयर्स पूछे, हमें डेटा से कोई लेना देनी है, हमें बस एक अप्रॉक्स डेटा निकालना है जिससे हम आंसर दे सकें। तो सीधे देखें 2007 की देखते हैं। 2007 ये हमारा, जिसमें पहला डेटा है 217.46, इसको हम लगभग 200 मान लेते हैं। दूसरा है 205, इसको हम 200 मान लेते हैं इसको भी। और अगला है हमारा 80.76, इसको हम 80 मान लेते हैं। 480 हो गया। तो 480 में 200 यानी कि जो इसका डिफेंस का है कितना परसेंट हुआ, 200 480 का लगभग। अगर मैं इसको 500 मान लेता हूँ तो ये 40% हुआ, यानी कि ये 50% आया, ये हमारा 40% आया, ठीक है। इसी है 2007। 2008 का देख लेते हैं। 219 है, इसको 220 मान लेते हैं, इसको 120 मान लेते हैं इसको, और इसको हम मान लेते हैं 100। 4 2 2 और 3 और 1 440 है, यानी कि 220 बटे 440 निकालेंगे इंटू 100, यानी कि ये 50% लगभग। 2008 का भी ये भी 50% आ गया, ये भी 50, ये भी 50, ये 40। अब 2005 का देख लेते हैं। 2023 223 है, 220 मान लेते हैं इसको, 121 है 120 मान लेते हैं, और 84 है तो इसको 90 मान लेते हैं, ठीक है, या इसको 80 मान लेते हैं। कितना होगा, 220 और 80 300, 3 से 420 और 220, ये हो गया। और मैं इसको एग्जैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसको 440 मान लूँ तो ये 10 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 50 हो जाएगा।
तो ये भी लगभग 50%, तो सबसे कम आया 40%, यानी कि 2007। तो आपका आंसर है 2007। हमको ऐसे ही अप्रॉक्सीमेटली करना है। अगर हमें एग्जैक्ट पूछा होता है कि न्यूनतम होगा और कितना होगा, तो हम उसको एग्जैक्ट ऐड करके निकालते, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पूछा है, हमें सिर्फ ईयर पूछा है। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली निकाला कि ये भी 2005 में भी 50% आया हमारा लगभग, 2008 में 50% आया लगभग, 2006 में भी 50% लगभग आया, लेकिन 2007 में हमारा आया 40%। तो हमारा आंसर 2007 होगा। ठीक है, मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन करना कैसे है। बस मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको ये सिखा सकूँ कि आपको क्वेश्चन करना कैसे है। बस सभी वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र का औसत ज्ञात कीजिए। विनिर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, सभी वर्षों में औसत, मैंने आपको बताया औसत करने के लिए कि बस इसको पूरे को ऐड कीजिए और 5 से डिवाइड कीजिए, आपको औसत आ जाएगा। लेकिन देखो अब यहाँ पे डेटा हमारा एग्जैक्ट पॉइंट्स में पूछा है, यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेटली नहीं कर सकते। हम यहाँ पे सीधे सीधे हमें ऐड करना और डिवाइड करेंगे। हम इसमें वेटेड एवरेज का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे समय ज़्यादा लगेगा और आंसर गलत होने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ डेटा पॉइंट्स में है, डेसिमल्स में है। इसलिए हम सीधे सीधे इसको ऐड करेंगे, रिस्क न लेते हुए। अगर आपने वेटेड एवरेज लगाया, एक बार आपका गलत हो गया तो आपका डबल टाइम लग जाएगा। इसलिए जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मैं सिंपल तरीके से करूँगा, आंसर मेरा सटीक आएगा, समय कम लग, और समय भले ही मेरा 10-5 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आंसर सटीक आएगा, मुझे फिर से नहीं करना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे हमेशा बेसिक लगाइए। 5 3 8, 8 4 12 6 18 हंस लगी, 5 4 9 और 1 10 2 12, 7 और 1 8 20 हंस लगी 2, 7 4 11 12 और 20 और 2 22 हंस लगी 2 2 2 4 8 4 3 41 42 43 432 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये 432 इसको सीधे 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 8 40 32, 5 6 30, 5 4 20, 5 1 5, 5 2 3, 86.41 आ गया आपका आंसर। दिस इज द आंसर। समझ गया ना आपको कैसे करना। अब मैं आपको एक पाई चार्ट वाला भी क्वेश्चन करा देता हूँ। एक तो एक बार चार्ट था, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ग्राफ चार्ट, जिसमें आपको डेटा दे रखा था, बार चार्ट ही बोलते हैं इसको एक तरह से। ये हमारा ये हमारा ग्राफ चार्ट है। ठीक है, अब मैं आपको एक पाई चार्ट का क्वेश्चन करा देता हूँ कि पाई चार्ट को सबसे सरल डीआई में जो भी होता है वो पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट से सरल कोई भी चार्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल। यदि अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न पाई आ रही एक महीने में एक्स द्वारा किया गया कुल व्यय प्रतिशत में, ये पूरा डेटा जो है वो परसेंटेज में है। पाई आर के बाद नीचे दिया है जिसमें अन्य व्यय, अदर्स, ये दे अन्य व्यय, भोजन हमारा फूड ये हो गया, और शिक्षा हमारी एजुकेशन ये है, और स्वास्थ्य ये है, और कपड़े ये है। ठीक है, यदि एक्स यानी अन्य व्यय यानी कि अदर एक्सपेंस से कोई खर्च नहीं करता है और सभी अन्य व्यय पूर्ववत रहते हैं, तो एक्स के कुल व्यय का लगभग कितना। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो अदर एक्सपेंस पे कोई खर्चा नहीं हुआ, तो मेरा टोटल खर्चा कितना है। टोटल खर्चा मेरा 100 है। इसमें मान लो मैंने अदर एक्सपेंसेस यानी अन्य व्यय पे 0 कर दिया, यानी कि 25% माइनस कर दिया, बचा कितना 75%, यानी कि अब मेरा खर्चा कितना है 75% का खर्चा है। अब हो जाए कि इस व्यय पर लगभग कितने प्रतिशत से, यानी कि अगर मान लो मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो 100 रुपये 75 में बटेगा, क्योंकि उसमें से 25% जो मेरा अन्य व्यय है ना, जो मैंने खाना, मेरा जो अदर एक्सपेंसेस है अन्य व्यय है, वो मैंने 25% नहीं कर रहा हूँ, वो मैंने 0 कर दिया उस पर खर्चा। तो मेरा टोटल अगर 100% खर्च कर रहा था तो उसमें 25% निकाल के 75% अब मेरा खर्च हो रहा है, परसेंटेज वाइज 75% खर्च हो रहा है। और मान लो मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ अभी भी, लेकिन अब मतलब पहले मैं 6 लोगों में कोई चीज़ बांट रहा था, अब मैं 5 पे बांट रहा हूँ, तो 100 रुपये 5 बढ़ रहा है। वैसी परसेंटेज में पाई चार्ट में होता है कि पहले मेरा 100% खर्चा कर रहा था, जिसमें 25% यहाँ, 10% वहाँ, 50% मैं क्लॉस पे कर रहा हूँ, मान लो 12% हेल्थ पे कर रहा हूँ। अब मैंने बोला कि अदर एक्सपेंसेस का 25% ये वाला मैंने हटा दिया, यानी कि 100 में से 25 हटाया, यानी कि 75% में खर्चा कर रहा हूँ, यानी कि 100 रुपये अब मैं 75% चीज़ों में बांट रहा हूँ। तो 100 75, और एजुकेशन पर कितना कर रहा था 37.5। अब इसको मैं काटूंगा तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा 25 3 75, 25 होगा 100, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 15, 12.5 इंटू 4 मेरा कितना होगा सीधा 50, यानी कि आंसर हो गया 50। बिल्कुल आपको यही सोचना है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक्स बचत करने और प्रत्येक मद पर 20% की एक सामान्य व्यय कटौती करने का निश्चय करता है, यानी ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, वो एक्स बचत करना चाहता है, उस बचत करने के लिए वो हर खर्चे में से 20% काटना चाहता है। तो मैंने बोला अगर मेरा 100% खर्चा है, इसमें से मैं 20% काट दूंगा, तो कितना बेटा 20% काटूंगा,
अगर मेरा 100% खर्चा है, मैं 20% कम कर देता हूँ, तो अब मेरा खर्चा बचा 80%। ठीक है, जब मेरा ये खर्चा 80% बना, तो इसमें से जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड है, अदर एक्सपेंसेस है, क्लॉथ्स है, इन सब में भी 20%। मैं अगर एजुकेशन में से तो भाई 100 में से 20% 80%, यानी कि 80% मेरा टोटल खर्चा बचा। अब इसी प्रकार जो भी खर्चा है, हर में से मैं 20% की कटौती कर रहा हूँ। तो एजुकेशन में मुझे इनका तो एक्स द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में शिक्षा पर व्यय होने वाले, इससे मैंने पहले ही शिक्षा पढ़ लिया था, क्योंकि मैं अभी भी बिल्कुल आपकी तरह सोच रहा हूँ कि जैसे मैं पेपर दे रहा हूँ तो मेरी नज़र सीधे जाती है हर चीज़ पे। तो एक्स द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में शिक्षा पर व्यय, यानी शिक्षा व्यय यानी कि एजुकेशन। तो एजुकेशन में पहले 37.5 था। एजुकेशन, यार मैं थोड़ा नर्वस सा हो जाता हूँ आपको पढ़ाते टाइम पे, फर्स्ट टाइम है मेरा। एजुकेशन 37.5% है। अब इसका भी 20% कटौती होगी। जब इसकी 20% कटौती होगी तो बचेगा कितना, 80% इसका। तो हम इसका निकालेंगे 80%, 0 0 कट जाएगा, ये यहाँ पे आया मतलब एक्स्ट्रा 0। 8 45 4, 8 7 56 4 60 6, 8 3 24 है 30, यानी कि ये 0 इससे यानी कि 30%। तो एजुकेशन पहले 37.5% एजुकेशन शेयर था, अब एजुकेशन में बचा 30% शेयर। तो 30% शेयर की बात ये हो गई। तो अब मैं आपसे बोल रहा है कि तो एक्स द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में शिक्षा का व्यय होने वाले हिस्से में कितने प्रतिशत का प्रॉपर्शन आया, तो ये 30%, यानी कि अब जो 100 रुपये है वो 80 में बट रहा है, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, समझ रहे हो? तो बस निकाल लो। तो 300/8, 8 3 24, 8 3 24 60, 8 7 56, 8 5 40, 37.5 आया। अब तो पहले भी 37.5 ही था, अब भी 37.5 है, तो डिफरेंस यानी कि अंतर कितना हुआ, 0। तो आंसर हो गया हमारा 0%। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि मैंने आपके लिए डीआई बिल्कुल अच्छी और अच्छे लेवल की डीआई ले रखी है, ताकि आपको अगर सरल डीआई आएंगी, अभी इसमें एक दो क्वेश्चन सरल भी हैं, अगर सरल डीआई आएगी तो आप तो कर ही लोगे। मैं आपको ऐसी डीआई भी कराना चाहता हूँ जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसे मैं एक बार और समझा देता हूँ, मुझे पता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। इसमें यदि इसमें बोला है कि अगर कोई व्यक्ति एक्स बचत करना चाहता है और तो वो प्रत्येक महीने यानी कि जितने भी एक्सपेंडिचर है कि अलग अलग जो खर्चा हुआ है उसमें से 20% की कटौती करेगा। तो मैंने बोला कि अगर ये कुल मिला के 100% का खर्चा हो रहा है तो उसमें 20% कटौती करेगा, यानी कि 80% खर्चा बचा। अब हर में से किया तो मैंने एजुकेशन 37.5% था, उसमें से मैंने अगर 20% कटौती करती तो 80% बचा, तो मैंने सीधा उसका 80% निकाला, तो मेरा आया 3। अब पहले 100 में बट रहा था, अब 100 बटेगा 80 में, 80% में बटेगा, और से मैं सीधे 30% की वैल्यू निकाली जो मेरा नया एजुकेशन का शेयर आया था, और वो मेरा वही आया 37.5। तो यही आंसर हो गया मेरा। अगला क्वेश्चन करते हैं। शिक्षा पर होने वाला व्यय के बराबर, यानी कि शिक्षा पर जो 37.5% का जो व्यय है वो किन दो, यहाँ पे हमारे ऑप्शन में दे रखे हैं दो चीज़ें, किन दो के व्यय के बराबर है। सीधे सीधे हम देखेंगे किन का सम 37.5 के बराबर, किन दो चीज़ों का सम 37.5 के बराबर हो रहा है। अगर हम देखेंगे 25 और 12.5 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तो 7 हो रही है 37.5, यानी कि कपड़ा और अन्य। तो अन्य केवल भोजन के साथ है, और भोजन और अन्य मिलाएंगे तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। और अगर मैं देखूं स्वास्थ्य और भोजन देखूं तो 12.5 25 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर मैं भोजन और कपड़े देख लूँ, भोजन ये है और कपड़े ये है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा कपड़े और स्वास्थ्य, यानी कि ये कपड़े और स्वास्थ्य ये हो गया हमारा, तो ये भी गलत हो गया हमारा, क्योंकि ये हमारा कहीं भी नहीं होता। अगर हमारे ऑप्शन में ऐसे होता अन्य प्लस कपड़े, या फिर अन्य प्लस भोजन, हाँ सॉरी मेरी माई मिस्टेक, मेरी गलती है। अगर मैं देखें सबसे पहले देखें कपड़े और स्वास्थ्य, कपड़े का हमारा है 12.5%, स्वास्थ्य का है 12.5%, यानी कि 25% हो गया, ये हो गया 25%। भोजन और कपड़े का देख लेते हैं, भोजन हमारा ये है और कपड़े ये हमारा 12.5%, ये भी 25% हो गया। स्वास्थ्य और भोजन का देख लें, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ ये रहा, और भोजन ये भी 25% हो गया। अगर मैं भोजन और अन्य देख लूँ, भोजन ये रहा हमारा, अन्य ये रहा, 25 12 ये 37.5, और इतना ही हमारा शिक्षा का था, यानी कि ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए ना आपको, था सिंपल।
मैंने बोला आपको सिंपल भी मिलेंगे, कठिन भी मिलेंगे, आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिलेगा। अगला देखते हैं, अन्न व्यय, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े। कुल व्यय टोटल जो खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर अधिकतम प्रतिशत पर किया गया है। अगर मैं यहाँ देखूँ, टोटल एक्सपेंडिचर मेरा 100% है। 100% में सीधे सीधे ये परसेंटेज वाइज दे रहा है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ये सिर्फ इनको ऐड करना है, जो सबसे ज़्यादा आ जाए वही आपका आंसर हो जाए। स्वास्थ्य और कपड़े देखे हुए, अगर स्वास्थ्य देखोगे तो 12.5% है, और कपड़े देखोगे तो 12.5% है, टोटल हो गया हमारा 25%। भोजन का देखोगे, भोजन 12.5% है आपका, ये रहा, और अन्य व्यय प्लस 25 देखोगे सीधे 37.5 आ गया। भोजन और स्वास्थ्य देखोगे 12.5 और स्वास्थ्य 12.5, 25%। कपड़े और भोजन देखोगे, कपड़े हमारा 12.5 है, भोजन 12.5 है, 25%। तो सबसे अधिकतम पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी, अगर आपसे पूछा है कुल व्यय का अधिकतम पैसा तो 37.5%, यानी कि हमारा होगा आंसर बी, भोजन और अन्य। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मैं आपको बस 10 क्वेश्चन ही कराऊंगा, 10 ही क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको 2 DI सॉल्व करने को मिलेगी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है यूपीटीएससी के पैटर्न को देखते हुए एक चार्ट में, एक बार चार्ट, एक पाई चार्ट, एक ग्राफ चार्ट में 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि इस हिसाब से आपको 2 मिलेंगे, जिसमें से एक DI कंपलसरी है, एक बार चार्ट, पाई चार्ट, जिसमें से पाई चार्ट आपका कंपलसरी है, एक बचा बाकी, उसमें बार चार्ट भी आ सकता है, डेटा चार्ट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है सर। तो पाई चार्ट को आपको करके ही जाना है हर हालत में, और मैंने पाई चार्ट आपको अच्छे लेवल का भी कराऊंगा, इससे भी अच्छे पाई चार्ट लेके आऊँगा। लेकिन पाई चार्ट सबसे ईजी होता है। जैसे दिए गए पाई आरेख में स्वास्थ्य तथा कपड़ों पर किए गए व्यय के मध्य अनुपात होगा। दिए गए पाई आरेख में स्वास्थ्य कितना है हमारा 12.5%, तथा कपड़ों यानी क्लॉथ्स पर 12.5%। बस जब यहाँ पे सीधे अनुपात पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे 12.5% लिख दो, सीधे सीधे काटो, 1:1 हो जाएगा हमारा। कुछ नहीं दिमाग लगाना है। कई बच्चे क्या होते हैं, इसको एंगल में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको 100 में कन्वर्ट करते हैं, कुछ एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं, कुछ इसके कोण बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे डेटा दे रखा है, सीधे सीधे बात पूछिए, सीधे सीधे रखो, काटो, आंसर आ जाएगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं कल फिर आपको कराऊंगा। बस आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपको DI में एकदम परफेक्ट बना दूँ। मैंने बहुत DI लगाई हैं, इतनी DI लगाई है मैंने हर टॉपिक के, मेरा एक DI नहीं, मेरा हर टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। मैंने हर टॉपिक के कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने हर टॉपिक के हज़ार क्वेश्चंस लगाए, एक नहीं मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल मॉक्स लगाए। तो मुझे पता है कि आप लोगों को क्या चाहिए। मैं ये नहीं, मैं कोई कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मुझसे पढ़ के ही कुछ कर लेंगे। आपको जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जहाँ कोई जो कोर्स कर रहे हैं, आप वो करिए। लेकिन यूपीटीएससी की जो DI है, इसके लिए आपका कहीं भी कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, किसी से बड़ी जरूरत नहीं है। बस आप ये वीडियो देख लीजिए, आपका इसमें काम हो जाएगा बस। बाकी मैं धीमे धीमे आपको और भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा अदर एग्ज़ाम्स के लिए। अभी UPSI के लिए जो मैं निकाल चुका हूँ, मुझे पूरा पता है। मेरे तो 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स थे इसमें। पूरी तरह मैं आपको इसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगा। 40 में 40 आप मैथ में भी लेके आएँ, रीजनिंग में भी लेके आएँ, और पॉलिटी का कंटेंट मैं आपको अलग से दूंगा, हिंदी का भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा। बस आप मेरे पर भरोसा बना के रखिए, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, आपको सही सलाह दूंगा। आपका भाई हूँ, आपका मित्र हूँ। जिस तरीके से मुझे पता है स्ट्रगल क्या होता है, कैसे लोग एक नौकरी के लिए परेशान होते हैं, एक नौकरी के लिए, बस इसी वजह से मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स नहीं दिए। मैंने सिर्फ वही एग्ज़ाम्स दिए जिन एग्ज़ाम से मुझे नौकरी चाहिए थी। अगर मैं चाहता, मैं औरों की तरह मैं RRB NTPC का भी एग्ज़ाम दे सकता था, RRB बैरियर्स एग्ज़ाम दे सकते थे, बहुत सारे एग्ज़ाम जो CGL पैटर्न पे ही आते हैं, बैंक के एग्ज़ाम्स दे सकता था। लेकिन मैंने इसीलिए दी क्योंकि मुझे ये नौकरियाँ नहीं करनी थी। जब मुझे ये नौकरी करनी ही नहीं है तो मैं क्यों उसमें जाके एक अपने ईगो के लिए मैं आप बच्चों की सीट ख़राब करूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने सिर्फ वही एग्ज़ाम दिया जो है। बाकी मुझे जब पता है कि मैं कितना जानता हूँ, मैंने कितनी मेहनत की है नौकरी लेने के लिए, कितनी प्रैक्टिस की है, मैं आपको सटीक प्रैक्टिस बताऊंगा, सटीक मॉक्स बताऊंगा कि कौन से मॉक्स आपको कब लगाने हैं, कैसा मॉक लगाना है, आपका पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आएगा, आपको कितना पढ़ना है, किस लेवल पर पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा आपको, या मैंने अपनी तरफ से बहुत कुछ सीखी, लेकिन वही है ना, धीमे धीमे मैं और अच्छा अपने आप को करता जाऊँगा।
और आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाना चाहता हूँ। मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए, कल को आपका हो जाए, आप मेरा नाम मत लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं, बस आपका हो जाए, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि थोड़ा रीच बढ़े इस चैनल की और मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियो